लड़का दूल्हा बनकर अपनी बारात को सज संवार कर जैसे ही मंडप में पहुंचता है और मंडप पर जाकर जब वो स्टेज पर चढ़ता है जहां पर दूल्हा दुल्हन की कुर्सी रखी हुई होती है वहां जाकर बैठता है और लड़की भी दुल्हन बनकर सज संवर कर आती है अपने मंडप में और वही कुर्सी पर आकर बैठती है जहां पर दुल्हन बैठती है। फिर लड़की और लड़का दोनों जैसे ही बैठते हैं फिर लड़की ऐसा क्या कर देती है, ऐसा क्या होता है या फिर लड़की ऐसा क्या कह देती है कि दूल्हा वहां से लौटने के लिए मजबूर हो जाता है और वो अपनी बारात लेकर वहां से लौट जाता है। दोस्तों ऐसा क्या हुआ था उस मंडप में जिसके कारण दूल्हे के लिए अपनी बारात वापस ले जाना पड़ी थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है माधुरी राजपूत। आप सभी का फिर से हमारे नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप हमें सपोर्ट करें और अपना प्यार हम पर बरसाते रहें। हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों दरअसल ये घटना है मुंबई की जो बांदा कॉलोनी है, आपने बहुत अच्छी तरीके से सुनी होगी। बांदा कॉलोनी में दो परिवार रहते थे जो मतलब कहीं बाहर के रहने वाले व्यक्ति थे, लेकिन जो लड़की का परिवार था जिसमें लड़की के पिता का नाम था परम सिंह और लड़की का नाम था नेहा। नेहा एक पढ़ी लिखी लड़की थी, मॉडल टॉप की लड़की थी और देखने में भी बहुत सुंदर थी और बहुत ही ज़्यादा सुशील सुंदर लगती थी। फिर एक जब वो लड़की जवान हो जाती है तो एक दिन परम सिंह विचार बनाते हैं क्यों ना हम अपनी लड़की की शादी कर लें, कोई अच्छा घराना देखकर हम शादी कर देते हैं। दोस्तों लड़की तो देखने में इतनी सुंदर थी, बिल्कुल फूल सी थी, गुलाब सी थी। और जब उसके पिता लड़का देखने के लिए तैयार होते हैं, जाते हैं, तो वहीं बांदा कॉलोनी में ही एक बाहर का व्यक्ति रहता था। मतलब उसका पूरा परिवार, लड़का का पूरा परिवार कहीं बाहर के रहने वाले थे, दूसरे गांव के, तो वो भी बांदा कॉलोनी में ही रहते थे। और जो परम सिंह थे, नेहा सिंह के पिता थे, वो उसी परिवार में जाकर पहुंचते हैं अपना रिश्ता लेकर। अब इधर लड़के के घर पहुंचते हैं, लड़का का नाम होता है राजेश और राजेश से जाकर मतलब मिलते हैं लड़की के पिता परम सिंह और उसके माता पिता से भी मिलते हैं और कहते हैं कि हमें अपनी लड़की के लिए रिश्ता देख रहे हैं, हमें आपका लड़का पसंद है। क्योंकि लड़का बढ़िया अच्छा पढ़ाई कर रहा था और वो आईएएस की पढ़ाई कर रहा था, इसी कारण से लड़की का पिता जो होता है परम सिंह वो राजेश के लिए देखकर राजी होता है। राजी हो जाने के बाद में वो मतलब लड़के के घर वालों से बात करके आता है कि हमें ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन दोस्तों लड़का देखने में बिल्कुल काला था, उसमें गुण तो बहुत अच्छे थे लेकिन देखने में काला था। वह बड़ा ही संस्कारी था, बड़ा ही सभ्यता थी उस लड़के में और आईएएस की पढ़ाई भी कर रहा था। जब वो पढ़ाई कर रहा था तो दोस्तों जाहिर सी बात है एक दिन वो कुछ बन ही जाता और इसी कारण से नेहा के पिता जो परम सिंह थे वो उसी लड़के को देखकर अपना बेटी का रिश्ता तय कराते हैं। लेकिन लड़का देखने में सुंदर नहीं था और ना ही देखने में वो मतलब ज्यादा अच्छा लगता था, वो उसका रंग भी काला था। और रिश्ता देखकर परम सिंह हाँ करके अपनी बेटी की शादी के लिए अपने घर के लिए वापस लौट जाते हैं। जैसे ही वो वापस लौटते हैं और अपने घर जाकर बताते हैं कि हमारी नेहा बिटिया के लिए रिश्ता मिल गया है, एक अच्छा लड़का मिल गया है जो बहुत ही ज्यादा संस्कारी है और पढ़ाई भी कर रहा है, आईएएस की पढ़ाई कर रहा है और बहुत ही ज्यादा गुणवान भी है। हमें ऐसा लड़का कहीं देखने से भी ज्यादा इतना अच्छा लड़का कहीं नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं है, लड़की ने तो लड़का देखा नहीं था तो लड़की भी हाँ कर देती, क्योंकि उसे भी सुनने में आया था कि मतलब आईएएस की पढ़ाई कर रहा है, तो उसने भी अपने मन में विचार बना लिया कि एक ना एक दिन कुछ तो बन ही जाएगा। लेकिन दोस्तों वो लड़की को अपनी सुंदरता पे इतना घमंड था, इतना घमंड था, क्योंकि वो दिखने में सुंदर थी, बिल्कुल साफ सुथरी थी, गुलाब के फूल जैसी थी, तो इसीलिए उसे अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड था। कोई बात नहीं है दोस्तों, जब उसके नेहा के और नेहा के माता पिता
राजेश की शादी के लिए हाँ कर देते हैं और शादी की तारीख भी फिक्स हो जाती है। बारात आने के जैसे ही दिन नजदीक आते जा रहे थे और जब शादी वाला दिन या तारीख आई तो राजेश अपने घर से अपने सारे माता पिता बाराती सारे लोगों को तैयार कर सज सवार कर पूरी बाराती की तैयारी कर कर जैसे ही अपने मंडप में पहुंचा, नेहा के मंडप में पहुंचा जहां उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन दोस्तों उसे क्या पता था कि उसके साथ होने क्या वाला है। उसे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था। अब जैसे ही राजेश यानी कि दूल्हा अपने स्टेज पर चढ़ता है जहां पर दूल्हा और दुल्हन की दो कुर्सी पड़ी हुई होती हैं, उस पर एक पर लड़की बैठती है एक पर लड़का बैठता है और राजेश जाकर वहां बैठ जाता है। और जब वरमाला का टाइम होता है तो लड़की के लिए सूचना दी जाती है यानी कि दुल्हन के लिए बुलाया जाता है कि वरमाला का समय हो चुका है, अब दुल्हन को भी मंडप पर लाया जाए। दोस्तों जैसे ही नेहा मंडप पर कदम रखती है और स्टेज पर चढ़ने की तो बारी आती ही नहीं है, उससे पहले जैसे ही वो मंडप में कदम रखती है और मंडप पर से ही देख लेती है जो कुर्सी पर उसका दूल्हा बैठा हुआ है वो बिल्कुल काला है, देखने में अच्छा नहीं है। ये देखकर नेहा बिल्कुल ऐसे मानो जैसे नेहा के ऊपर कितना बड़ा आसमान गिर गया हो। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके बाद में जब नेहा गुस्से में लाल ताल होकर अपने होशो हवास खोकर भागती हुई स्टेज पर चढ़ती है और दूल्हे को कुर्सी से खड़ा कर देती है। खड़ा करने के बाद में वो दूल्हे से कहती है और अपने पापा पे इतना नाराज होती है, कहती है कि पिताजी क्या आपको यही लड़का मिला था मेरे लिए, मुझसे शादी करने के लिए? मैं कितनी सुंदर हूँ और देखने में कितनी साफ सुथरी हूँ, बिल्कुल गुलाब की तरह परी की तरह लगती हूँ, और आपने मुझे इतना बदसूरत लड़का देखा जो इतना काला है और ना ही देखने में अच्छा लग रहा है। लेकिन उसके पापा कहते हैं बेटी लड़का संस्कारी है, गुणवान है। लेकिन लड़की मानने के लिए तैयार नहीं थी और वो साफ शादी से इनकार कर देती है कि मुझे लड़का चाहिए तो अपना जैसा चाहिए, सुंदर चाहिए, मुझे ऐसा लड़का नहीं चाहिए जिसके साथ मैं अपने यार दोस्तों में जाऊं तो भी मुझे शर्म आए कि मैं कैसी हूं, मेरा पति कैसा है। दोस्तों राजेश जो होता है और उसके माता पिता जो होते हैं उसकी इतनी बेइज्जती होने के बाद भी और नेहा अपने पति की इतनी बेइज्जती करती है उसके बावजूद भी वो दूल्हा वो राजेश बेचारा एक भी बात नहीं कहता है, चुपचाप नेहा की सारी बातें और उसकी सारी बेइज्जती सहता रहता है। बेचारा राजेश क्या करता, अपने माता पिता से कहता है और अपनी बारात से कहता है, वो बेचारा स्टेज से उतरकर अपने घर लौटने के लिए तैयार हो जाता है। अब राजेश के जो माता पिता थे वो बहुत ही ज्यादा निराश हुए थे, दुखी हुए थे और सोच रहे थे कि हमारे इतने मेहमान आए हुए हैं, आखिर हमारी समाज में इज्जत क्या रह जाएगी। हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे कि हम दूल्हा अपना वापस करके लेके जा रहे हैं कि किस कारण से एक लड़की ने हमारे लड़के को फेल कर दिया और इतनी बेइज्जती की। हम तो मुंह दिखाने कहीं नहीं रहे, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। लेकिन उसी गांव का एक व्यक्ति, वो गरीब व्यक्ति होता है और राजेश के पिता के कदमों में अपने सिर का जो अंगोछा बंधा हुआ होता है, गमछा बंधा हुआ, तो वो उतार के उनके कदमों में रख देता है और कहता है साहब आप मेरी एक बात सुन लीजिए, आप मेरे साथ आइए, मुझे आपसे एक बात करनी है। राजेश के पिता जो होते हैं राम सिंह, वो उसी व्यक्ति किसान के साथ चले जाते हैं और वो किसान गरीब व्यक्ति एक बात कहता है साहब आप अपनी बारात या आप अपना दूल्हा ऐसे ही वापस करके ले जाएंगी तो आपकी बहुत बड़ी बदनामी होगी। और कहता है कि साहब मेरी बेटी शादी के लिए है और मैं गरीब हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, आप चाहो तो मेरी बेटी से शादी कर सकते हो इसी मंडप में और इसी वक्त। मैं अपनी बेटी की शादी करके आपके बेटे के साथ विदा करने के लिए तैयार हूँ। अब राजेश के पिता ये बात अपने बेटे से कहते हैं आकर और डिस्कस करते हैं तो राजेश शादी के लिए हाँ कर देता है। वैसे राजेश तो इनकार करता है कि पापा
वैसे राजेश तो अपने पिता से इनकार करता है कि पापा, हमें इस गांव से अब दूसरा विवाह नहीं करना है। हमारे इस गांव में इतनी बेइज्जती हुई है, हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अब हमें यहाँ से शादी नहीं करनी है। कोई बात नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग समझाते हैं, उसके पापा भी समझाते हैं और रिश्तेदार भी समझाते हैं। राजेश शादी के लिए मान जाता है। सोचता है चलो ठीक है, शादी हो जाएगी तो हमारी थू तू नहीं होगी, बदनामी नहीं होगी, समाज में हम मुंह दिखाने लायक तो नहीं है, कम से कम मुंह दिखाने लायक तो हो जाएंगे। अब वो किसान जो होता है गरीब, वो अपनी बेटी की शादी उसी मंडप में, उसी वक्त, उसी समय कर देता है और बड़े ही धूमधाम से, बड़ी खुशी के साथ में वो गरीब किसान अपनी बेटी की विदाई कर देता है राजेश के साथ। दोस्तों, जब किसान की बेटी, उसके गरीब किसान की बेटी राजेश के साथ विदा हो जाती है, उसके बाद में राजेश और जो गरीब किसान की बेटी थी काजल, राजेश और काजल बड़े ही प्रेम भाव के साथ में अपने घर रहने लगते हैं। यानी कि काजल अपने ससुराल में बड़े ही अच्छे तरीके से रहने लगती है, क्योंकि काजल भी एक गरीब पिता की बेटी थी। उसमें भी संस्कार फूट फूट के भरे हुए थे। वो भी बहुत गुणवान थी, संस्कारी थी। फिर फिर राजेश और काजल की जिंदगी बड़े ही अच्छे से बीतने लगी। राजेश की इतनी बेइज्जती जो नेहा करती है अपनी सुंदरता पर, राजेश उसी बेइज्जती को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और भी ज्यादा मन लगाकर अपनी पढ़ाई में लगा देता है और भी ज्यादा मेहनत करने लग जाता है और वो रात दिन एक कर देता है पढ़ाई करने के लिए। वो सोच लेता है कि मुझे एक दिन कुछ ना कुछ करके दिखाना है, मेरी इतनी इंसल्ट हुई है, मुझे इस बात का जवाब तो मैं उसके मुंह पर दूंगा। दोस्तों, राजेश और काजल दोनों अपनी जिंदगी तो जी ही रहे थे। फिर राजेश ने जितनी मेहनत की, उसकी मेहनत का फल एक दिन राजेश के लिए मिल जाता है और राजेश एक दिन पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर बन जाता है। दोस्तों, अब इधर जो नेहा थी, जिसने अपने दूल्हे की यानी राजेश की जितनी बेइज्जती की थी मंडप में, उसकी शादी उसके पिता एक अच्छे लड़के से करते हैं। जैसी नेहा थी वैसा ही लड़का ढूंढते हैं, जिसके पास ना ही जमीन थी और ना ही कुछ था, ना ही वो जॉब करता था, केवल देखने में ही सुंदर था। फिर नेहा के पिता सुंदर लड़के को देखकर नेहा की शादी करवा देते हैं और नेहा की विदाई कर देते हैं। अब नेहा की जिंदगी उस लड़के के साथ में इतनी बद से बदतर हो जाती है, नर्क से भी बुरी कटने लगती है। क्योंकि जो सुंदर लड़का था वो देखने में तो सुंदर था, लेकिन उसके अंदर गुण तो इतने गंदे भरे हुए थे, कूट कूट कर इतने गंदे गुण भरे हुए थे। वो जुराबी, शराबी, दारू का नशा, यानी तरह तरह के सारे नशे करता था। बहुत ही ज्यादा गंदा जिस्म का लड़का था। अब नेहा अपनी जिंदगी कैसे जी उसके साथ में? उसकी जिंदगी तो नरक से भी बुरी हो चुकी थी और पल पल रो रो के काट रही थी। और जो लड़का सुंदर होता है, जिसका नाम होता है राहुल, जिसकी नेहा से शादी होती है, राहुल इतना बुरा लड़का होता है। वो दारू पीता है, जुआ खेलता है और अपनी सारी जमीन जायदाद बेचने लग जाता है और नेहा की इतनी मार लगाता था, इतना मारता पीटता था, उसके सारे जेवर बेच दिए थे। अब नेहा के पास कुछ नहीं रहा। नेहा की राहुल के साथ में 3-4 साल गुजर जाती हैं और उस पे 2 बच्चे हो जाते हैं। अब वो अपनी गृहस्थी कैसे पाले, क्योंकि उसका पति तो निकम्मा निकला। उसके 2 बच्चे भी हो गए। अब नेहा के पास कोई चारा नहीं रहा, तो नेहा मंडी में सब्जी की दुकान लगाने लगी थी। बाजार में सब्जी की दुकान लगाया करती थी, जिससे अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। अब इधर जो IAS ऑफिसर बन चुका था राजेश, और राजेश की पत्नी थी काजल, वो तो अपने जीवन को बड़े ही अच्छे तरीके से बिता रहे थे। अब एक दिन राजेश IAS ऑफिसर बन चुका था। अब एक दिन राजेश अपनी गाड़ी लेकर डायरेक्ट मार्केट के लिए जाता है। अब जैसे ही वो गाड़ी में से उतरता है, उसके आसपास 2 गाड़ियां होती हैं और पुलिस भी होती है और हूटर बज रहे होते हैं। और जैसे ही वो गाड़ी से कदम नीचे रखता है, तो उसकी जो नेहा थी पहले, जिसने राजेश की इतनी बेइज्जती की थी, नेहा की नजर राजेश पर पड़ जाती है। सोचती है, लगता है राजेश कोई बड़ा अफसर बन चुका है। वो राजेश को देखकर अपना मुंह छुपाती है, लेकिन वो छुप नहीं पाती है। फिर राजेश उसके पास आता है और कहता है, नेहा, बताओ तुम्हारी हालत आज ऐसी कैसे?
तुमने तो मेरी बेइज्जती कर कर मुझे ठुकरा दिया था और आज देखो मैं IAS ऑफिसर बन चुका हूँ। नेहा उससे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है और उसकी बेइज्जती की क्षमा याचना करने लगती है कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया बहुत गलत किया, बहुत बुरा बर्ताव किया, मुझे क्षमा कर दो, मुझे उसकी सजा मिल चुकी है। फिर वो राजेश से कहती है, मेरे घर वालों ने सुंदर लड़का देखकर मेरी शादी कर दी थी और वो बहुत ही ज्यादा नालायक जिस्म का लड़का लेकर। तो राजेश कहता है, मुझे तुम्हारी हालत देख के ही लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी कितनी बुरी कट रही होगी। फिर राजेश सारी बात नेहा से पूछता है तो नेहा अपनी बेटी सारी बात राजेश के लिए बताती है और कहती है, मेरा पति मुझे बहुत ही ज़्यादा मारता पीटता है और मेरे सारे जेवर गहने बेचती है। मेरे पर 2 बच्ची हैं, मैं उन्हीं का पेट पालने के लिए सब्जी का कार्य करती हूँ, सब्जी की दुकान लगाती हूँ और इसी से अपना कार्य कर रही हूँ। अब इधर जो राजेश था IAS ऑफिसर बन चुका था, वो तो अपनी पत्नी के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश था। फिर राजेश कहता है कि कभी भी किसी को अपनी सुंदरता पर या अपने किसी भी तरीके पर घमंड दिखाकर किसी की कभी भी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। जो इंसान जैसा है उसे भगवान ने ही बनाया है। क्योंकि दोस्तों, इंसान काला हो या गोरा केवल मायने रखते हैं उसके मैनर्स, उसके कस्टम्स जो सबसे ज़्यादा मायने होते हैं। अगर इंसान सुंदर है और वो आपकी इज्जत नहीं कर रहा है तो वो इंसान बेकार है। जो इंसान काला हो या गोरा हो, जिसके अंदर अच्छे संस्कार हैं, अच्छे गुण हैं, तो वो इंसान हर जगह अपनी जगह बना ही लेता है। हमें इस घटना से यही शिक्षा मिलती है कि हम कभी भी किसी का अपमान ना करें, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो या भिखारी हो या जो भी हो, फकीर हो, कोई भी हो। हमें कभी किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए और ना ही कभी हमें किसी पर हंसना चाहिए। और अगर सामने वाला व्यक्ति बदसूरत दिख रहा है तो हमें कभी भी अपनी सुंदरता देखकर उसकी इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें एक न एक दिन उस रास्ते पर ले ही आता है। मिलते हैं ऐसे ही सच्ची घटना के साथ किसी नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।